हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। आप भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और वीडियो देखे बाद कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखिए हमने आपका 12 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल लॉजिक, इस चैप्टर में इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले दोनों वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने दे रखा है। थ्योरेटिकल पार्ट है, आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि वही पार्ट अप्लाई करके अब हमें एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है। ओके, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। हमें नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें से कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स रहेंगे ये हमें यहाँ पे स्टेट करना है। ओके, फिर इसके बाद इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। अगर वहाँ पे स्टेटमेंट मतलब दिया हुआ सेंटेंस अगर स्टेटमेंट है तो उसका हमें वहाँ पे ट्रूथ वैल्यू स्टेट करना है। मतलब अगर वो स्टेटमेंट है या तो फिर वो ट्रू रहेगा फिर फॉल्स रहेगा। हमें स्टेटमेंट का डेफिनेशन पता है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो ट्रू रहेगा तो फॉल्स नहीं रहेगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू नहीं रहेगा, तो उस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। और किन प्रकार के सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं कहना है ये भी हमने देखा है। फिर वहाँ पे ओपन सेंटेंस अगर रहता है तो उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, तो देखिए ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने इससे पहले देखा है। ओके, तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उन दोनों वीडियो लेक्चर को पहले देखिए क्योंकि वही थ्योरेटिकल पार्ट यूज करके अब हमें एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे सॉल्व करना है। सेंटेंस फर्स्ट देखिए हमें क्या दिया है, 5 + 4 = 13। देखिए एक मैथमेटिकल फॉर्म है। ओके, और एक डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 + 4 = 13 ये सही नहीं है क्योंकि 5 + 4 इसका आंसर 9 आना चाहिए। यहाँ पे हमें 5 + 4 = 13 दिया है। ओके, देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू, ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स रहेगा, क्योंकि 5 + 4 का आंसर 9 आता है, यहाँ पे हमें 5 + 4 का आंसर 13 दिया है। इट इज अ स्टेटमेंट, इसे हम स्टेटमेंट कहेंगे। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट, its truth value is false, f। ठीक है ना। अब देखिए आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ट्रूथ वैल्यू कह रहे हैं और यहाँ पे f लिख रहे हैं। फॉल्स वैल्यू ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे, स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फिर स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, इन दोनों को भी हम ट्रूथ वैल्यू ही कहते हैं। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T लेते हैं, स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल F ही लेते हैं। शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, अगर इसका ट्रूथ मतलब यहाँ पे आंसर F है तो ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखा है। ट्रूथ वैल्यू इसका मतलब T और F, ध्यान में लीजिए, ट्रूथ वैल्यू का मतलब ट्रू ऐसा नहीं, ट्रूथ वैल्यू का मतलब या तो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, और ट्रू फॉल्स ये सिर्फ स्टेटमेंट को ही ट्रूथ वैल्यूज रहेंगी, सेंटेंसेस के लिए हम ट्रूथ वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे। अगर वहाँ का सेंटेंस स्टेटमेंट रहता है तो ही हमें ट्रूथ वैल्यू वहाँ पे स्टेट करनी है। ओके, लुक हियर, x - 3 = 14 सेकंड जो दिया है। अब इस x - 3 = 14 में अगर हम x = 17 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 17 - 3 = 14, मतलब ये सही रहेगा। ठीक है, लेकिन 17 छोड़ के अगर कोई भी हम अलग वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने x = 1 लिया तो 1 - 3 इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 14।
आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 1 - 3 का आंसर क्या मिलेगा? -2, और -2 इज नॉट इक्वल टू 14। समझ रहे ना आप? मतलब x - 3 इक्वल्स टू 14, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस x इक्वल्स टू 17 के लिए सेटिस्फाई होता है और x इक्वल्स टू 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है। मतलब x इक्वल्स टू 17 के लिए ये ट्रू है, ठीक है, भले हम इसे स्टेटमेंट नहीं कह रहे, लेकिन सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस के बारे में सोचेंगे, x - 3 इक्वल्स टू 14, दिस सेंटेंस इज ट्रू फॉर x इक्वल्स टू 17, बट साइमल्टेनियसली उसी टाइम x इक्वल्स टू 1 रहा, तो ये फॉल्स हो रहा है। मतलब ऐसा सेंटेंस, जो सेंटेंस साइमल्टेनियसली दोनों भी हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, उस प्रकार के सेंटेंस को कहते हैं हम ओपन सेंटेंस। इससे पहले हमने देखा है, जो सेंटेंस एट ए टाइम क्या होगा? ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ट्रू भी है और फॉल्स भी है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। एंड ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स, ऐसा हमने देखा है। ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमें? इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ओपन टाइप का है, ठीक है। अगर ये ओपन है तो इसका ट्रूथ वैल्यू हमें डिफाइन कर, मतलब इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर ये ओपन सेंटेंस है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ट्रूथ वैल्यू हमें डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। ओपन सेंटेंस समझ में आपके? x - 3 इक्वल्स टू 14, ये जो इक्वेशन हमारे सामने है, ये इक्वेशन x इक्वल्स टू 17 के लिए सेटिस्फाई होता है, लेकिन x इक्वल्स टू 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप? अगर हमने x इक्वल्स टू 17 सब्स्टिट्यूट किया तो 17 - 3 इक्वल्स टू 14, मतलब x इक्वल्स टू 17 के लिए ट्रू है सेंटेंस, मैथमेटिकल फॉर्म ट्रू है। लेकिन वही मैथमेटिकल फॉर्म x इक्वल्स टू 1 के लिए फॉल्स है। मतलब एट ए टाइम ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं, और ये अगर ओपन सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ क्लोज द डोर। इट इज इंपरेटिव सेंटेंस, ये किस प्रकार का है? इंपेरेटिव टाइप का है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ऐसा हमने देखा है। इंपेरेटिव रहेगा, एक्सक्लेमेटरी रहेगा, या फिर इंटरोगेटिव, इन प्रकार के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल इसका जस्टिफिकेशन है। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये किस टाइप का है? डिक्लेरेटिव टाइप का है। और हमें पता है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज ए 3 रियल नंबर है, तो इस 3 रियल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 + i × 0, 0i, ठीक है ना। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 को भी हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, 0 + i 0, i × 0। ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इस नंबर में दोनों भी पार्ट है, रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट है और उसका ट्रूथ वैल्यू t है, ओके। इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, एंड its truth value is capital T, ठीक है। अब देखिए, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, ये भी इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस है। इट इज इंपरेटिव सेंटेंस, किस टाइप का है? इंपरेटिव टाइप का है। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। स्टेटमेंट नहीं है तो हमें ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं करनी है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, थ्योरम का स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट कहते हैं ना हम इसे थ्योरम का, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है। और हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं वो सिमिलर भी रहते हैं। कॉन्ग्रुएंट को हम मराठी में एक रूप कहते हैं और सिमिलर को हम मराठी में समरूप कहते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल एक रूप रहेगा वो समरूप भी रहेगा। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू t है। इट इज अ स्टेटमेंट,
ये यहाँ पे स्टेटमेंट है एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। ओके, ट्रू है मतलब कैपिटल टी है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, लुक हियर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 1 मिलता है। 1 का स्क्वायर और 1 सेम है, मतलब x इक्वल्स टू 1 इसे सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर हमने x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 इक्वल्स टू 2 नहीं रहेगा, है क्या? नहीं, 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 2, पॉसिबल होगा क्या? देखिए 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 स्क्वायर का आंसर 4 है। ये अगर इक्वेशन हम लेते हैं तो यहाँ पे जो आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वही आंसर हमें आगे मिलना है। मतलब x इक्वल्स टू अगर मैंने 3 लिया तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 3 आता है तो 3 से सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 3 स्क्वायर 9 है, 9 तो कभी 3 नहीं होगा। मतलब जिस प्रकार से x इक्वल्स टू 1 इसे सेटिस्फाई करता है उस प्रकार से x इक्वल्स टू 2 इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। x इक्वल्स टू 1 ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन x इक्वल्स टू 2 ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब साइमल्टेनियसली ये क्या है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है। x इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है और x इक्वल्स टू 2 के लिए फॉल्स है। जो सेंटेंस साइमल्टेनियसली एट ए टाइम दोनों भी रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। और ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स, ऐसा हमने देखा है। हम ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ओके, तो इसे हम किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे? इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये क्या है? ओपन सेंटेंस है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। ओके, ये ओपन सेंटेंस है इसलिए स्टेटमेंट नहीं रहेगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। पता है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उस इक्वेशन का डिग्री 2 रहेगा। और हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पता है, अगर इक्वेशन वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में रहेगा और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर n रहेगा, मतलब डिग्री n रहेगा, तो उस इक्वेशन को n रूट्स रहेंगे, मैक्सिमम n रूट्स रहेंगे, n से ज़्यादा रूट्स नहीं रहेंगे। मतलब इक्वेशन का डिग्री जितना रहेगा उतने ही उस इक्वेशन को रूट्स रहेंगे, उससे ज़्यादा रूट्स नहीं रहेंगे। इक्वेशन का डिग्री 3 है तो इक्वेशन को 3 रूट्स ही रहेंगे, एटमोस्ट 3 रूट्स, 3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। इक्वेशन का अगर डिग्री 2 है तो इक्वेशन को मैक्सिमम एटमोस्ट 2 रूट्स रहेंगे, 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं रहेंगे, हमें पता है। ठीक है, और जिस इक्वेशन का डिग्री 2 रहता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब उसका डिग्री 2 रहेगा, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है तो उसे 2 रूट्स रहेंगे मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा उसे रूट्स नहीं रहेंगे। देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ये तो स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू t है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? T है। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ स्टेटमेंट हमें मिला है वहाँ पे हमने स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू स्टेट किया है। अगर स्टेटमेंट है तो उसको ट्रूथ वैल्यू रहेगा, या तो ट्रू रहेगा या फिर वो फॉल्स रहेगा। एट ए टाइम दोनों भी नहीं रहेगा। जो सेंटेंस एट ए टाइम दोनों भी रहता है, साइमल्टेनियसली दोनों भी रहता है, उसे हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। और ध्यान में रखिए, ओपन सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसी तरह से रिमेनिंग सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 9 देखिए, सेंटेंस क्या दिया है? डू यू लाइक मैथमेटिक्स। अब इसके सामने क्वेश्चन मार्क है। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है उस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हमें पता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, हमने किस प्रकार के सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कहा है थ्योरेटिकल पार्ट में हमें देखा है। एक्सक्लेमेटरी, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन आएगा, इस प्रकार का जो साइन रहेगा इसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ओपन सेंटेंस, मतलब
जो या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स जो ट्रू और फॉल्स दोनों भी रहेगा साइमल्टेनियसली, तो उसे हम ओपन सेंटेंस कहते हैं, उसको भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। जिसमें कमांड रहेगी मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, उसे भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है, तो ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। ओके, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्या रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। हम सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स उसको ही स्टेटमेंट कहेंगे। ओके, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट मतलब सूर्य जो है, सूरज जो है कहाँ पे डूबता है, पता है हमें, सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है, और यही यहाँ पे कहा गया है द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये जो है इसका ट्रूथ वैल्यू ये स्टेटमेंट रहेगा और इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट क्योंकि डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ओके, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, देखिए ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, होल नंबर हमें पता है, होल नंबर हम किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्हें कहते हैं हम होल नंबर। और रियल नंबर, रियल में सभी आए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरैशनल। हमें पता है इरैशनल नंबर कभी भी इस प्रकार का नंबर नहीं रहेगा, नेगेटिव इंटीजर इसमें आएगा ही नहीं, मतलब सभी रियल नंबर फिर होल नंबर रहेंगे क्या। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, नेगेटिव इंटीजर्स ऑल रियल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर रियल नंबर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर दिख रहे हैं क्या, नहीं, मतलब नेगेटिव इंटीजर रियल नंबर है लेकिन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू रहेगा क्या, नहीं, आप समझ रहे हैं ना। रियल नंबर कौन कौन से, इरैशनल नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं, इरैशनल नंबर इस टाइप के नहीं है, लेकिन इरैशनल नंबर क्या है, इरैशनल नंबर रियल नंबर है। तो सभी रियल नंबर फिर सभी रियल नंबर होल नंबर रहेंगे क्या, नहीं, बहुत सारे रियल नंबर ऐसे हैं जो होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस स्टेटमेंट तो रहेगा लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू F रहेगा। इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F। ओके, कैन यू स्पीक इन मराठी, अभी देखा हमने जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहेगा। ओके, देखिए इसका आंसर फिर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, x² - 6x - 7 = 0, लेकिन कब, जब x = 7 ऐसा कहा गया है। देखिए ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव टाइप का है, अगर यहां पे 7 सब्स्टिट्यूट किए बाद इसे सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये सेंटेंस ट्रू रहेगा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू रहेगा। x = 7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद अगर ये इसे सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका ट्रूथ वैल्यू F रहेगा। तो देखिए x = 7 सेटिस्फाई करता है तो ट्रू कहेंगे, नहीं करता है तो फॉल्स कहेंगे, इसका मतलब इसे सिर्फ एक ही ट्रूथ वैल्यू रहेगी। तो इस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या रहेगा। देखिए हम यहाँ पे इसे सेटिस्फाई करके सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है क्या। क्या है हमारे पास x² - 6x - 7,
यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, 7 स्क्वायर 49, 6 इंटू 7 42, फिर बाद में माइनस 7, तो ये मिलेगा हमें 49 माइनस 49 इक्वल्स टू 0। मतलब x इक्वल्स टू 7 इसे सेटिस्फाई करता है, तो ये स्टेटमेंट रहेगा और इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू t रहेगा। समझ रहे हैं आप? ओके। अब इसके बाद द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और यहां पे ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है इसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? f रहेगा। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू is f। ओके, इट रेन्स हैवीली, डिपेंड ऑन सिचुएशन। हैवी किसे कहेंगे हम? ठीक है, जहां पे बारिश होती नहीं है वहां पे थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो लोगों को लगेगा हैवी होता है। जहां पे हमेशा बारिश होते रहता है उनको शायद वो बारिश हैवी भी नहीं लगेंगी। हैवीली ये जो है, हैवी बारिश जो है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मतलब कुछ लोगों को बारिश हैवी लगेगी, कुछ लोगों को बारिश हैवी नहीं लग सकती है। मतलब ये सेंटेंस कुछ लोगों के लिए ट्रू रहेगा, कुछ लोगों के लिए फॉल्स रहेगा। मतलब साइमल्टेनियसली दोनों भी रहेगा, ट्रू भी रहेगा, फॉल्स भी रहेगा। जो सेंटेंस साइमल्टेनियसली दोनों भी रहता है, ट्रू एंड फॉल्स, उस प्रकार के सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं और ओपन सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। ओके, तो यहां पे हम क्या कहेंगे? इट इज एन, लुक हियर, इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस है, therefore it is not, hence it is not a statement। okay, hence it is not a statement। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेंटेंसेस दिए गए थे और ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट है या नहीं ये हमें स्टेट करना था। अगर वो स्टेटमेंट रहता है तो उसका हमें ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करना था, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखिए, अब हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। वैसे तो पहले हमने डेफिनेशन भी देखा था। डेफिनेशन हमें क्या बताता है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू रहेगा तो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा, तो उस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ये हमने देखा है, स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है, और किन प्रकार के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते ये भी हमने देखा है। ओपन सेंटेंस, उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा, उसे भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, उसे भी हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। इंपरेटिव, जहां पे कमांड आएगी, ओपन द डोर, ठीक है ना, ओपन द डोर एक कमांड होगी। ओके, ओपन द डोर ये कमांड है, तो जहां पे कमांड आएगी, ऑर्डर आएगी, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और देखिए, उन इंपरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ओपन सेंटेंस जो साइमल्टेनियसली दोनों भी रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स, तो उस प्रकार के सेंटेंस को, ओपन सेंटेंसेस को भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट कहने के लिए बेसिकली वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए और साथ में ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। मतलब ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहना चाहिए, अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहना चाहिए। तो उस प्रकार के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेंटेंसेस दिए गए थे और वो सेंटेंसेस स्टेटमेंट है या नहीं ये हमें वहाँ पे स्टेट करना था, आइडेंटिफाई करना था। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया है। किसे कहेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट? जो सिंपल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कनेक्टिव से बनता है उसे कहेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये सिंपल स्टेटमेंट क्या है? जिस स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार का लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा उस स्टेटमेंट को हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। सिंपल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम लॉजिकल कनेक्टिव। ओके,
जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा उसे हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें सिंपल स्टेटमेंट के साथ लॉजिकल कनेक्टिव रहेगा उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। देखिए, जब भी हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम वहाँ के सिंपल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे और उन सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे, जैसे स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, इस प्रकार से। फिर उसके बाद वहाँ पे जो लॉजिकल कनेक्टिव है उन लॉजिकल कनेक्टिव के लिए हम जो भी हमने अभी तक सिंबल यूज़ किए वो सिंबल हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें पता है जैसे एंड के लिए हम कैप यूज़ करते हैं, और के लिए v यूज़ करते हैं, कंडीशनल के लिए सिंगल साइड एरो रहेगा, बाई कंडीशनल के लिए डबल साइड एरो रहेगा, और नॉट के लिए विगल साइन रहेगा। तो ये जो सिंबल हमारे पास है, ये सिंबल हमें उन लॉजिकल कनेक्टिव के लिए यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सिंबल हमें उन्हें लिखना है। वहाँ पे वर्ड अब नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, इसमें सब वर्ड शब्द यूज़ किए गए, शब्द है सभी यहाँ पे, तो इसे हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड WORD, वर्ड मीन्स शब्द, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, अब इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, मतलब वहाँ पे सिर्फ लॉजिकल कनेक्टिव और लेटर्स रहेंगे, वहाँ पे शब्द नहीं रहेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा और वर्ड प्रॉब्लम फाइंड करना है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया है और सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करना है। ओके, अब देखिए, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब इस स्टेटमेंट की तरफ देखे बाद आपको पता चलेगा कि एंड यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव है, और नागपुर इज इन महाराष्ट्र इसको हम सिंपल स्टेटमेंट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसमें भी लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है, मतलब चेन्नई इज इन तमिलनाडु और नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इन दोनों को हम सिंपल स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे स्मॉल p क्या रहेगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। कहाँ पे है नागपुर, महाराष्ट्र में। ओके, फिर इसके बाद क्यू है चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, अब यहां पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना है। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, या फिर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, ऐसा भी आप कह सकते हो। अब देखिए, एंड के लिए हमें पता है हम कैप इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं। नागपुर इज इन महाराष्ट्र के लिए हमने क्या लिया है, P। ओके, एंड के लिए ये जो एंड है इसके लिए हमने कैप, ये सिंबल हम यूज करते हैं। फिर चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसके लिए हमने Q लिया है। तो ये जो प्रॉब्लम हमें दिया है, मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा इस प्रकार का P एंड Q। इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट, इसे भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सिंपल स्टेटमेंट्स है और लॉजिकल कनेक्टिव है। ओके, अब देखिए सेकंड हमें दिया है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, और ये लॉजिकल कनेक्टिव है। यहाँ का लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, और। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट्स है। कौन से? एक सिंपल स्टेटमेंट है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। ओके, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट कौन सा है? ट्राइंगल इज आइसोसेल्स। ट्राइंगल इज आइसोसेल्स। Therefore the symbolic form is, ओके, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा। द सिंबॉलिक फॉर्म इज, पहले ट्राइंगल इज इक्विलैटरल के लिए हमने स्मॉल p लिया है और ट्राइंगल इज आइसोसेल्स के लिए हमने स्मॉल q लिया है।
हमें और के लिए पता है, हम V ये सिंबल यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से तो ये सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए। ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ड फॉर्म है और ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसके बाद है द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पे हम सिंपल स्टेटमेंट P क्या कंसिडर कर सकते हैं, द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल। ओके, द एंगल इज राइट एंगल, ये सिंपल स्टेटमेंट है। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट क्या है, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। इट किसके लिए, द एंगल के लिए, द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ओके, अब यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ। कौन सा है, इफ एंड ओनली इफ। इसका सिंबल हमें पता है, इफ एंड ओनली इफ के लिए हम बोथ साइडेड एरो यूज करते हैं, ठीक है। देयरफॉर देखिए अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म, P बाय कंडीशनल Q, ठीक है ना। क्या रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म, P और फिर बाय कंडीशनल Q। ओके, देखिए इस प्रकार का सिंबॉलिक फॉर्म ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए रहेगा। हमें आगे जाके सिंबॉलिक फॉर्म दिए हुए रहेंगे और उनका वर्ड प्रॉब्लम, उनको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार के भी आगे जाके प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह हमें ये जो सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, हर सब क्वेश्चन में हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उन वर्ड प्रॉब्लम को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब रिमेनिंग सब क्वेश्चन हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 4 देखिए, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। अब यहाँ पे ये जो नाइदर नॉर है एक्चुअली ये लॉजिकल कनेक्टिव है, ठीक है ना, नाइदर नॉर। अब देखिए यहाँ पे हम सिंपल स्टेटमेंट किस प्रकार से ले सकते हैं। पहला सिंपल स्टेटमेंट हम लेते हैं, एंगल इज एक्यूट। क्या लिया हमने, एंगल इज एक्यूट। फिर हम Q लेते हैं, एंगल इज ऑब्ट्यूस, एंगल इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहां पे नाइदर नॉर है, ध्यान दीजिए नाइदर नॉर, इसका मीनिंग ये भी नहीं एंड ओ भी नहीं, ऐसा ही हम लेते हैं। नाइदर नॉर मतलब ये भी नहीं एंड ओ भी नहीं, मतलब यहाँ पे एंड भी आ रहा है। नाइदर नॉर है मतलब नॉट भी है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम इस प्रकार से लेते हैं। देखिए लुक हियर, एंगल इज नाइदर मतलब नॉट एक्यूट। एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट इस प्रकार का है, ध्यान दीजिए, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूस, मतलब नाइदर यहाँ पे नॉट है, एंगल इज नॉट एक्यूट निगेशन P, एंड इस प्रकार का सिंबल, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस मतलब निगेशन Q। ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली ये स्टेटमेंट इस प्रकार का है, यहां पे लिखता हूं मैं, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूस, ठीक है ना। ये समझने के लिए मैंने यहां पे लिखा है। ये एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है, ये स्टेटमेंट इस प्रकार का है, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूस। तो नॉट यहां पे क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव, ये हमने छोड़ दिया, एंगल इज एक्यूट ऐसा लिया। क्यों, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट के लिए हमें सिंबल P लेना है, मतलब लेटर P यूज करना है। सिंपल स्टेटमेंट एंगल इज नॉट एक्यूट नहीं रहेगा, क्योंकि नॉट तो लॉजिकल कनेक्टिव है, और सिंपल स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं, जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। तो एंगल इज एक्यूट ये सिंपल स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि नॉट अगर वहां पे लेते हैं तो वो कंपाउंड हो जाएगा। ये जो PQ इस प्रकार के लेटर हम लेते हैं, इस प्रकार के लेटर हम हमेशा सिंपल स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे। एक्चुअली ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दिया है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट और ये कंपाउंड स्टेटमेंट सेम है,
इनका मीनिंग सेम है, सिर्फ इसकी लिखावट अलग है, इसको अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, देखिए फिर एंगल इज नॉट एक्यूट, इसमें से अगर हम नॉट निकालते हैं तो सिंपल स्टेटमेंट बनेगा, इसलिए हमने एंगल इज एक्यूट के लिए पी लिया है। एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस, तो यहां का भी नॉट हमने निकाल लिया। एंगल इज ऑब्ट्यूस, इसके लिए हमने इस सिंपल स्टेटमेंट के लिए हमने क्यू लिया है। अब ये एंगल इज नॉट एक्यूट, नॉट मतलब निगेशन पी, पी क्या है, एंगल इज एक्यूट, एंगल इज नॉट एक्यूट, निगेशन पी। क्यू क्या है, एंगल इज ऑब्ट्यूस, यहां पे क्या है, नॉट ऑब्ट्यूस, निगेशन क्यू। और इन दोनों को किसने, किस लॉजिकल कनेक्टिव ने कनेक्ट किया है, एंड ने, एंड का सिंबल हमारे पास कैप है। तो एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस का सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, इसके बाद इफ देन, ये यहां पे देखिए, जैसे यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव नाइदर नॉर था, उस प्रकार से यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, इफ देन। कौन सा है, इफ देन। ओके, अब देखिए हम सिंपल स्टेटमेंट क्या कंसीडर करेंगे। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ये हमारा पहला सिंपल स्टेटमेंट रहेगा। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, ट्राइंगल ABC राइट एंगल रहेगा एट B। फिर स्टेटमेंट Q क्या है, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखिए लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन, इफ देन के लिए सिंबल हमारे पास वन साइड एरो है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, P कंडीशनल Q। क्या है, P कंडीशनल Q। ओके, नेक्स्ट, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। तो देखिए यहां के सिंपल स्टेटमेंट बहुत ही इजी है। पी क्या है, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल। ओके, फिर क्यू, सी रन्स फास्ट, सी मीन्स कौन, हिमा दास, हिमा दास रन्स फास्ट। ओके, अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म, फिर इफ एंड ओनली इफ के लिए बोथ साइडेड एरो लेना है हमें, तो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ का रहेगा P बाय कंडीशनल Q। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक ही सब क्वेश्चन बचा है, वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सब क्वेश्चन, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, देखिए अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म, अब लॉजिकल कनेक्टिव कौन कौन से, नॉट है, बट है, बट मतलब एंड, ठीक है ना, बट इसे हम एंड की तरह यूज करते हैं। लुक हियर, x इज नॉट इरेशनल नंबर, इसमें से हमें नॉट निकालना पड़ेगा तभी ये सिंपल स्टेटमेंट बनेगा। देयरफॉर हम P कंसीडर करते हैं, x इज इरेशनल नंबर, x क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, फिर इसके बाद का सिंपल स्टेटमेंट, इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब x, ठीक है ना, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज किया है, x इज नाउन के लिए, ठीक है ना। लुक हियर, x क्यों हमें क्या लेना है, x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, तो फिर सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब क्या क्या है देखिए, यहाँ पे नॉट आया है तो निगेशन P लेना है, फिर इसके बाद बट मतलब एंड लेना है, और फिर क्यू लेना है। निगेशन P एंड क्यू क्या रहेगा, निगेशन P एंड क्यू। ठीक है,
देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों भी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। वैसे तो हम एक ही वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप ही बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे कमेंट आते रहते हैं कि सर वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी मत बनाओ, बहुत ज़्यादा लेंथ का मत बनाओ, क्योंकि हमें थोड़ी सी देखने में भी दिक्कत जाती है, कंटिन्यू हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए हम शॉर्ट भी मतलब हमारा नियर अबाउट 40-60 मिनट का वीडियो बन ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ आपके लिए, आपको बात समझ में आए, आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझे, इसके लिए मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इसके पहले जो 2 वीडियो लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से लिया है और वही थ्योरेटिकल पार्ट फ्रिक्वेंटली हमें इस पूरे चैप्टर में यूज़ करना है, ठीक है। फिर से मेरी और एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो देखे बाद इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ उस बात का आप वहाँ पे कमेंट किया कीजिए। कुछ सजेशंस है मेरे लिए, वो भी वहाँ पे आप दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि उन सजेशंस में मैं काम कर पाऊँगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।